लास्ट सैटरडे को हमने क्लास कहाँ तक कवर किया था? सर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, अच्छा। बेस थ्योरम बाकी था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई थी। यस सर। यस सर। बेस थ्योरम बाकी था। यस सर। यस सर। ठीक है। अब आज की क्लास में हम बेस थ्योरम कवर करेंगे। अब इससे जेई में 2025 में भी हर साल एक किसी न किसी एक शिफ्ट में बेस थ्योरम से बहुत इजी एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब अगर आपका एनसीईआरटी का भी फंडामेंटल नॉलेज होगा तो भी आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये ऐसा टॉपिक है जहां से आप चीजें कवर कर सकते हो। और मतलब 2025 में मैं आपको दिखूंगा आज के लेक्चर में कि 2025 में भी एक क्वेश्चन आया था। तो सिंपल एनसीईआरटी का बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसमें कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था और आंसर आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे अच्छे हो जाओगे। आपको बस आज के लेक्चर के बाद इसकी एनसीईआरटी जरूर कर लेना। अगर आज के लेक्चर के बाद अगर आपने इसकी एनसीईआरटी अटेम्प्ट कर ली तो बोर्ड्स और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही चीजें कवर हो जाएगी। तो ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट टुडेस टॉपिक बेस थ्योरम। तो जेई में पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, चलो। सबसे पहले बेस थ्योरम को समझने से पहले हमें दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। एक पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और फिर तीसरी बार में हम पढ़ेंगे बेस थ्योरम। तो पहले शुरू की दो चीजों को समझ के फिर उन दोनों का अप्लाई होगा बेस थ्योरम में। ठीक है, तो अच्छे से इसको कवर कर दें। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, और ये सब समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि बेस थ्योरम में आखिर करना क्या है। एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड एग्जांपल है जहां से आपको ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं। मान लो एक बैग है, बैग 1, जिसके अंदर 4 रेड 4 ब्लैक बॉल है। एक और बैग है, बैग 2, जिसके अंदर 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है। दो बैग है आपके पास। ठीक है, अब अगर मैं इसमें आपसे पूछता हूं, इसमें इवेंट भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। E1 मतलब मान लो आपने बैग 1 सिलेक्ट किया, E2 मतलब बैग 2 सिलेक्ट किया। ये दो इवेंट मान लो, और एक इवेंट ए मान लो, ड्रॉइंग अ रेड बॉल। तो तीन तरह के मैंने अलग अलग इवेंट्स डिफाइन की, E1 और E2। E1 और E2 मतलब आइदर बैग 1 इज सिलेक्टेड और बैग 2 इज सिलेक्टेड। इवेंट ए मतलब ड्रॉइंग अ रेड बॉल। अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी पूछते हैं कि मान लो बैग 1 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बताओ बैग 1 से रेड आने की प्रोबेबिलिटी। इफ द बैग 1 इज, अब देखो या तो बैग 1 सिलेक्ट होगा या बैग 2 सिलेक्ट होगा। मान लो आपने बैग 1 सिलेक्ट कर लिया, ये बता जाए इफ द बैग 1 इज सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1? बताओ, बैग 1 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। 1/2। 1/2 मतलब 4/8, दैट इज 1/2। हाँ है ना, 4/8। यस सर। यस सर। तो देखो, तो यहाँ पे आपने क्या निकाला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 हैज अकर्ड। अगर बैग 1 इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, P ऑफ A by E1, दैट इज, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली आप ये भी निकाल सकते हो, P ऑफ A by E2, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इफ द E2 इज सिलेक्टेड, वो कितना आ जाएगा बोलो? 2/8। 2/8, 2/8 दैट इज 1/4। अंडरस्टूड एवरीवन? है ना? तो यस ये तो सर। हमारे ये निकालना आसान हो गया मेरे लिए कि अगर मान लो मुझे पता हो कि बैग कौन सा है, अगर पहले से पता थे कि बैग 1 है या बैग 2 है, तो अगर ये पहले से पता हो कि कौन सा बैग है तो उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालना आसान है। तो ये हमने ऑलरेडी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कर रखा है। अब बेस थ्योरम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें ये हो सकता है कि ये जो इवेंट ए, ये आपका गिवन इवेंट है। मान लो इवेंट ए क्या हो जाए आपका, अगर गिवन इवेंट, और किसी और E1 या E2 की प्रोबेबिलिटी आपको पूछ ले,
तो अगर आपसे ये पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए हैज अकर्ड, इसका वर्डिंग्स में मतलब क्या होगा? गिवन दैट इट इज अ रेड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैग 1। मतलब आपके पास 2 बैग थे, उसमें ये कंडीशन थी, आपने एक बॉल निकाली और आप वो रेड निकली। अब बॉल आपने निकाली, रेड निकली, तो वो बैग 1 से आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या बैग 2 से आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये तरह की प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा बेस थ्योरम। इस तरह की प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्या, बेस थ्योरम। क्लियर है? अब बेस थ्योरम क्या होता है उसको अच्छे समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेस थ्योरम को पढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा पार्टीशन ऑफ एस, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एन, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेस थ्योरम। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज पार्टीशन ऑफ एस, फिर हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आ जाएगा बेस थ्योरम। तो पार्टीशन ऑफ एस का मतलब क्या है? मान लो कोई एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया, उसका सैंपल स्पेस है एस। तो एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया जिसका सैंपल स्पेस एस है, इसमें मान लो मैंने अलग अलग इवेंट्स डिफाइन किए, E1 E2 E3, जैसे एक E1 E1, एक E2, एक E3, एक E4, एक E5। अब ये पांचों के पांचों इवेंट में आपस में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और पांचों के पांचों पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहे हैं। इनमें किसी भी 2 में आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, और ये पांचों मिलके पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहे हैं। मतलब ये इवेंट्स कैसे हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। आया ना? क्लियर है? इनमें आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है और पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहे हैं, मतलब ये सारे इवेंट्स कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। अब मान लो मैंने कोई इवेंट ए डिफाइन किया, जैसे हमने पिछली बार किया था, इवेंट ए कोई होगा, ठीक है, जो कि इनसे एसोसिएटेड है ना, मतलब इन सब इवेंट से कुछ ना कुछ एसोसिएटेड है। तो ये तो हो गया आपका पार्टीशन ऑफ इवेंट, ये क्या हो गया? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझते हैं अपन। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए मान लो इसी में मैंने कोई इवेंट ए अज्यूम किया, जो कि इन पांचों इवेंट से कुछ ना कुछ एसोसिएटेड है। अब मान लो मुझे इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी की, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो क्या बता रहा हूं मैं, देखो आपने पहले कंसिडर किए 5 इवेंट्स जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, जिसने पूरे सैंपल स्पेस को कवर किया और आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। एक इवेंट ए डिफाइन किया गया जो कि इन सबसे एसोसिएटेड है। अब मुझे इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। इस ए की प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, और इस पे भी आपके एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन दिए होंगे, सॉल्व एग्जांपल में भी दिया होगा अच्छा क्वेश्चन। तो आपको अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो एक किससे मिलके बन रहा है? सारे इवेंट में कुछ ना कुछ पोर्शन ए का आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए आप ये बोल सकते हो ए का इंटरसेक्शन है इसके साथ, इस पूरे सैंपल स्पेस में जो ए वाला पोर्शन है ना, और एस तो आपको पता ही, आपको क्या है एस क्या है? E1 यूनियन E2 यूनियन E3। तो आपका ए क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन इन सब का, जो सारे इवेंट्स के साथ जो थोड़ा थोड़ा इंटरसेक्शन है उन सबको आपस में ऐड कर देंगे तो इवेंट ए आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन। है ना? अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो इवेंट ए क्या हो जाएगा? इन सब का इंटरसेक्शन को आपस में ऐड कर देंगे तो पूरा इवेंट ए मिल जाएगा, और इवेंट ए मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्या यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. ये इवेंट ए मतलब ये व्हाइट वाले सर्कल की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो व्हाइट वाले सर्कल की वैल्यू कैसे निकलेगी? जितना भी सबके साथ इंटरसेक्शन हो रहा है उन सबका आपस में यूनियन ले लो। मतलब सबसे पहले मान लो ये ऐड हो जाएगा ए इंटरसेक्शन E1, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, दिस यूनियन दिस यूनियन दिस यूनियन दिस, ए इंटरसेक्शन E4, और फाइनली ए इंटरसेक्शन E5। इन सारे चीजों का अगर आपस में मैं यूनियन ले लूंगा तो मुझे पूरा इवेंट ए मिल जाएगा। है ना? अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ऑलरेडी अपन ने पहले पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, याद करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमने पहले पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। यूनियन तो आपको पता ही है क्या होता है, ए प्लस बी। अगर मान लो आपस में क्या कहते हैं इवेंट डिसजॉइंट है तो यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, क्योंकि इंटरसेक्शन आपका 5 है। इन सबका यूनियन क्या हो जाएगा? इन सबका आपस में एडिशन, है ना?
इन सबका आपस में एडिशन। क्लियर है? और इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमने पहले पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या था? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ए हैज अकर्ड। याद आ रहा है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या था? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ए हैज अकर्ड। एवरीवन क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपन सब में इंटरसेक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? पी ऑफ ए या फिर पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए बाई ई वन, क्योंकि ई वन ए बाई ई वन हमें पता है जैसा कि हमने पहले देखा था। फिर अगला क्या हो जाएगा? पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू, पी ऑफ ई थ्री इंटू पी ऑफ ए बाई ई थ्री, पी ऑफ ई फोर एंड सो ऑन। आपको सबको आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अंडरस्टूड? तो ये आपका हो गया फॉर्मूला टोटल प्रोबेबिलिटी ए का। तो कभी भी आपको बस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछे, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछे और इवेंट्स इस तरह से एसोसिएटेड हो, तो पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी ऑफ ई वन इंटू ए बाई ई वन। इसको फॉर्मूला को याद करना है आपको। पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू, पी ऑफ ई थ्री इंटू पी ऑफ ए बाई थ्री, इनका समेशन। ये हो जाएगा पी ऑफ ए का फॉर्मूला। लिख लो, टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए बाई ई वन, पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू, प्लस पी ऑफ ई थ्री इंटू पी ऑफ ए बाई ई थ्री एंड सो ऑन। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, करो ट्राई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी टोटल प्रोबेबिलिटी पे अच्छा एग्जांपल है। और भी एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए तो अच्छे से देख लेना। एक अर्न मतलब एक कोई गमला टाइप हो गया, बॉक्स हो गया, जिसके अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक है। इसमें से आप एक बॉल निकालते हो और बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। इसमें से कोई भी एक बॉल निकाली मान लो और उसका कलर आपने नोट कर लिया। फिर एडिशनली क्या करते हैं, उसके अंदर अपन 2 बॉल और ऐड कर देते हैं, है ना। एडिशनली इसमें क्या करते हैं, 2 बॉल और एक बॉल निकाली मान लो, उसका कलर नोट कर दिया। मान लो रेड है तो दो रेड ऐड कर दोगे। क्लियर है? मान लो ब्लैक है तो फिर 2 ब्लैक ऐड कर दोगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फिर आपने सेकंड बॉल निकाली। सेकंड बॉल निकालने पे रेड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछा गया। सेकंड बॉल जो निकाली वो रेड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछा गया। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो। एक बॉक्स जिसके अंदर 5 रेड 5 ब्लैक है, आप एक बॉल निकालते हो,
उसका कलर नोट करते हो, जो भी कलर आता है फिर उसकी एडिशनल 2 बॉल आप उसमें पुटअप कर देते हो। वापिस से जब सेकेंड टाइम हम बॉल पिकअप करते हैं तो वो रेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई है। तो सारा खेल, दो क्वेश्चन दिखने में टफ दिखेंगे, लैंग्वेज थोड़ी अजीब होगी स्टार्टिंग में आपको, जब तक आप 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर लेते बेस थ्योरम पे तब तक आपको इनिशियली चीजें डिफिकल्ट लगेगी। सारा खेल है इवेंट्स का, अगर इवेंट ढंग से डिफाइन कर लिया तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पहला काम देखोगे, जब हम बॉल निकाल रहे हैं तो जो फर्स्ट बॉल हमने निकाली या तो वो रेड होगी या ब्लैक होगी, दो ही पॉसिबिलिटी है। मीन्स फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड और फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। ये दो इवेंट हो गए E1 और E2, है ना। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी है, पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहे हैं। कि पहली बॉल जो ड्रॉन करी वो मान लो रेड है और पहली बॉल ड्रॉन करी वो मान लो ब्लैक है। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं इंडिविजुअल पूछूंगा तो क्या आएगी? P of E1 बताओ। सर 5/10. 5/10 दैट इज 1/2 और P of E2 भी क्या आएगी? 1/2. है ना, 5/10 1/2। क्लियर है? आप ये फर्स्ट वाला आंसर बताया करो हमेशा, है ना। 5/10 अंडरस्टूड एवरीवन। और देखो इन दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 भी, मतलब अपन ने सही माना। इन दोनों का सम भी कितना रहा? टोटल 1 के बाद। अब इवेंट ए किसको माने बताओ? Red ball is drawn. नहीं, सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड, पूरा बोलना है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी, सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड, है ना। ये इवेंट ए हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन। Yes sir. और आपको P of A निकालना है। चलो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो भी सिखाया था। फॉर्मूला अप्लाई करो, बताओ आंसर कितना है। टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अप्लाई करा फॉर्मूला, क्या आएगा फॉर्मूला? P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2। P of E1 आपको पता है ये 1/2, A by E1। अब ये कितना होगा? इसका मतलब क्या, अगर E1 हो जाए तो A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? E1 हो जाए मतलब कि पहली बॉल अगर रेड आ जाए तो फिर आप 2 रेड बॉल अंदर डालोगे। अगर मान लो पहली बॉल जो निकले वो रेड निकल जाए, फिर आप क्या करोगे? अगर फर्स्ट बॉल आपका रेड है तो फिर आप 2 रेड बॉल इनसाइड में पुटअप कर दोगे, हाँ है ना। बोलो। Yes sir. अब सेकंड, अब ये रेड बॉल पुटअप कर दिया आपने, 2 रेड बॉल फिट कर दी। अब सेकंड टाइम वापिस रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? वापिस अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/12. 7/12। इस बात से सब एग्री करते हो एवरीवन? अब रेड कितनी है? 7, टोटल कितनी? 12। P of E2 अगेन 1/2, P of A by E2 बताओ ये कितना होगा? Five by 10. नहीं, 7/12। नहीं, 5/12। गलत हो रहा है। 5/2.
तो फिर गड़बड़ कर रहे हो आप लोग फिर से। इवेंट ए क्या, ध्यान से देखो ना, इवेंट ए क्या डिफाइन किया गया, सेकेंड बॉल इज रेड। आपने देखो मान लो फर्स्ट बॉल निकाली ए बाई ई टू, ए बाई ई टू का मतलब क्या है, सेकेंड बॉल रेड आए और ई टू हो चुका, ई टू हो चुका मतलब अगर फर्स्ट ब्लैक है तो फर्स्ट अगर ब्लैक है तो फिर आप दो ब्लैक बॉल अंदर फिल करोगे। फर्स्ट बॉल अगर ब्लैक आ गई तो आप दो ब्लैक बॉल अंदर फिलअप करोगे। आप सेकेंड बॉल रेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी ना, पी ऑफ ए, ए मतलब सेकेंड बॉल इज रेड गिवन फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। अब इसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड कितनी 5, टोटल कितनी है 12, 5/12। अंडरस्टूड, इन दोनों को ऐड करोगे तब आपका आंसर आए। क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो टोटल आपके पास ये गिवन था, रेड आने की प्रोबेबिलिटी ये थी, अगर रेड है तो आप दो रेड ऐड कर दोगे। अब वापिस से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7/12। पहली बॉल अगर ब्लैक आ गई उसकी 1/2, सेकेंड दो ब्लैक आपने ऐड कर दी, वापिस से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/12। तो ऐड कर दोगे, फाइनल आंसर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड, यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. अब अगला है बेस थ्योरम, जो कि हमको एक्चुअली में निकालना था, मैं जो आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। क्या निकालना था, P ऑफ E1 या P ऑफ E2 गिवन A हैज अकर्ड, ये पता करना है। अगर A ऑलरेडी हो चुका है तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें पता करना है यूजिंग बेस थ्योरम। तो आइए बेस थ्योरम पढ़ते हैं। अब तक अपन ने देखा था कि मान लो एक सैंपल स्पेस है जिसके अंदर 5 इवेंट एसोसिएटेड है, दैट आर ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इसमें इवेंट A एसोसिएटेड है मान लो कि, और इवेंट A की प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। अब मुझे निकालना कि किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन A हैज अकर्ड। अब मेरा टारगेट क्या है, मुझे ये निकालना है P ऑफ EI गिवन A हैज अकर्ड। EI में कुछ कोई भी इवेंट आ सकता है, E1, E2, E3, E4, E5। मतलब मान लो ये भी पूछ सकते हैं P ऑफ E2 गिवन A हैज अकर्ड, P ऑफ E3 गिवन A हैज अकर्ड, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा। इसको भी डिराइव करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने क्या सीखा था, A बाई E का फॉर्मूला, A इंटरसेक्शन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, है ना? क्लियर? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी। अब न्यूमरेटर में मैं अप्लाई करूंगा वापस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला। न्यूमरेटर में अप्लाई होगा इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में अप्लाई होगा टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, है ना? देखो सबसे पहले इसको निकालने के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आ जाएगा और डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी से आ जाएगा। इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर पूछा है वो आपका आंसर है। यही आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला भी है, EI बाई A इक्वल टू P ऑफ EI इंटू A ऑफ EI डिवाइडेड बाय समेशन, जितने भी हैं सबका समेशन। ठीक है, लिख लो इसको। दो हुए तो दो इवेंट आएंगे, तीन होंगे तो तीन आएंगे। ये आपकी बेस थ्योरम है। अंडरस्टूड एवरीवन? फॉर्मूला समझ में आया सबको? बोलो। जैसे मान लो अगर तीन इवेंट होते हैं, E1, E2, E3, और इवेंट ए होता तो P ऑफ मान लो पूछते E2 बाई ए, तो E2 बाई ए क्या होता है, न्यूमरेटर में क्या था P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए बाई E2, न्यूमरेटर में क्या था P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए बाई E2, डिनोमिनेटर में सबका 1, 2 और 3 सबका सम। जो ऊपर लिखा है वैसा के वैसा नीचे आएगा, जो ऊपर लिखा है वैसा के वैसा नीचे आएगा, लेकिन सबके लिए। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ट्राई करो ये क्वेश्चन अच्छे से, डायग्राम बनाओ, समझो प्रॉपर्ली और करो। इवेंट्स डिफाइन करना E1, E2 वगैरह। इवेंट ए, अब देखो क्या पूछा गया, अच्छे से सब लोग कोशिश करो, गलत होगा चलेगा लेकिन ट्राई करो, गलती पकड़ में आना चाहिए।
सबने इवेंट्स डिफाइन किए। बताओ E1 E2 और ये सब इवेंट्स क्या होंगे, बताओ एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव वाले, बोलो। First bag is selected. हाँ, इवेंट मतलब फर्स्ट बैग 1 इज सिलेक्टेड और फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, वेरी गुड। इवेंट को मतलब इवन मान लेंगे, बैग 1 इज सिलेक्टेड मतलब सिर्फ बैग सिलेक्ट किया। E2 क्या हो जाएगा, Second bag is selected. बैग 2 इज सिलेक्टेड। आपके पास दो बैग है, बैग 1 और बैग 2, तो किसी एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 1/2 हाँ, है ना। दो बैग है, किसी एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। इवेंट ए क्या होगा, ball is drawn red. ए मतलब गिवन इवेंट, गिवन क्या है, इट इज फाउंड टू बी रेड, ये आपका गिवन इवेंट है। तो जो गिवन होता है उसको हम जनरली ए मान लेते हैं, हाँ है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं, गिवन वाले को ए मान लेते हैं। तो बॉल ड्रॉन इज रेड, इवेंट ए हो जाएगा। तो यहां से वो भी पता कर लेते हैं, A/E1 और A/E2, ये तो हम निकाल ही सकते हैं। बैग 1 से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बैग 1 से 4 by रेड 4/8. 4/8, बैग 2 से 2 by 8. 2/8. 2/8, Yes, sir. वेरी गुड। बैग 2 में 2 रेड और 6 ब्लैक है ना, क्लियर है। पूछा क्या गया है, क्या निकालना है, E1 upon E. E1/A। Find, it is given that ball is red, find the probability it came from bag 1। तो E1/A निकालना है, तो बेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। क्या है बेस थ्योरम, P of E1 इंटू P of A/E1, और जो ऊपर लिखा है नीचे भी वैसे ही दोनों के लिए, P of E2 इंटू P of E1 फिर E2। अंडरस्टूड और नॉट, बोलो। Yes, sir. ये आपका बेस थ्योरम के क्वेश्चन है। अब सारी वैल्यू ऑलरेडी पता आपको, चारों के चारों वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो अगर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये बेस थ्योरम का सबसे एक फंडामेंटल क्वेश्चन था आपकी एनसीईआरटी का, और जेई में इस लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो अगर इस चैप्टर से इजी लेवल का क्वेश्चन आया तो वो बेस थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस डेटा चेंज करेगा, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर लेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा। अंडरस्टूड और नॉट, बस आपको प्रॉपर्ली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया, Yes, sir. ओके। वैल्यू पुटअप करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2/3। चलो इसमें दिमाग लगाओ, ये भी टफ नहीं है, थोड़ा सा सोच लेना, इवेंट्स को ढंग से डिफाइन कर लो, सारा काम हो जाएगा। मेन काम वही है, इवेंट्स अगर ढंग से डिफाइन होगा वैल्यू निकालना आसान है।
सोचा इसमें कुछ? सपोज अ गर्ल throws a dice. If she get 5 or 6, she tosses a coin 3 times. हम सैंपल स्पेस में निकालते टाइम ऐसे क्वेश्चन आपको कराए थे मैंने, सैंपल स्पेस कैसे डिफाइन करते हो। तो क्या है, एक गर्ल डाइस को थ्रो करती है, आप उसको अगर मान लो 5 या 6 आता है तो कॉइन उछलती, तो आपने इवेंट क्या मान लिया, या तो 5 और 6 है या फिर 1 2 3 4 आए, तो ये आपके इवेंट इवन ई टू हो जाएंगे। ये माना था आपने, दो ही पॉसिबिलिटी है ना क्वेश्चन के हिसाब से, या तो 5 और 6 आएगा या 1 2 3 4 आ जाएगा, इवन इवन ई टू होगा। अगर 5 6 आता है तो कॉइन 3 बार उछालती है एंड नंबर ऑफ हेड को नोट डाउन कर लेती है। 1 2 3 4 होता है तो एक बार उछालती है और हेड या टेल नोट डाउन कर लेती है। फिर क्या बोला है, इफ शी ऑब्टेन, गिवन डेटा क्या है, इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, ये ऑलरेडी गिवन है, तो आपको तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में सब कुछ दिख जाएगा। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, तो आपको ये गिवन इवेंट हो गया, इवेंट ए, जो गिवन होता है वो इवेंट ए होता है। तो इवेंट ए क्या मान लोगे आप? अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोनों की, ये भी पता हमको, 2/6 एंड 4/6 है ना। इवन ई टू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इवन की क्या हो जाएगी 2/6, ई टू की क्या हो जाएगी 4/6। इवेंट ए क्या हो जाएगा, गेटिंग 1 हेड। इवेंट ए क्या हो जाएगा, गेटिंग 1 हेड। तो क्या बोला गया, अगर इवन आता है तो कॉइन को 3 बार उछालते हैं, तो अगर 3 बार उछालते हैं तो सैंपल 8 तरह के आउटकम आएंगे 3 बार कॉइन उछलने पे, है ना। अब इसमें नंबर ऑफ हेड अगर आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ हेड क्या है, या तो 3 या तो 2 या तो 1 या तो 0। नंबर ऑफ हेड क्या क्या हो सकते हैं, 3 2 1 0। तो इवेंट ए क्या मानना अपन, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। इवेंट ए क्या मान लिया, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। देखो सारा काम इसी पे था, E1 E2 और ए डिफाइन करने का। अगर ये अच्छे से हो जाएगा तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अब हर बार की तरह क्या निकालेंगे, सबसे पहले E1/A, सॉरी A/E1, क्या निकालेंगे, A/E1। कि अगर आपका 5 और 6 आता है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर 5 और 6 आएगा तो 3 बार कॉइन को उछालेंगे, इसमें एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, इसमें 1 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें से, बताओ। 3 बार कॉइन उछाला, इसमें से गेटिंग 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/8. 1 हेड देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हाँ है ना। ये तीन ही जगह जहाँ पे 1 एक बार हेड आ रहा है, तो 3/8 करेक्ट बताया। इसकी क्या हो जाएगी 3/8। अब बताओ P/A/E2 क्या होगा। अगर सेकेंड टाइम इवेंट होता तो आप एक ही बार कॉइन को उछालते, है ना। सेकेंड टाइम अगर जब इवेंट निकालते तब आप एक ही बार कॉइन को उछालते, अगर एक ही बार कॉइन को उछालोगे तो उसमें तो सिर्फ 2 ही आउटकम आएंगे, हेड और टेल। तो इसमें हेड आने की, एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी, 1/2. 1/2। देखो चारों चीज आ चुकी है, E1 E2 A/E1 A/E2। निकालना क्या है, निकालना क्या है, E1/A. क्या निकालना है, E1/A के E2/A। E2/A. तो फिर गलती कैसे कर रहे हो, E2/A पूछा है ना, E2/A पूछा है तो वापस से बेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। E2 A/E2, E1 A/E1 प्लस E2 A/E2, हाँ है ना, बेस थ्योरम। और इन सबकी वैल्यू पुट अप कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो पूरा क्वेश्चन पे जो चीजें थी डिपेंड किस पे चल रही है, इवेंट्स को ढंग से डिफाइन करना और फिर उनकी बेस थ्योरम अप्लाई करके वैल्यू पुट अप करना। अंडरस्टूड और नॉट, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, बोलो। Yes, sir. इसको ट्राई करो, ढंग से डायग्राम बनाओ, सोचो।
अच्छा, आप लोगों में से किसका भी जेई फॉर्म बाकी है? हैंड रेस करो। किस किसका जेई का फॉर्म फिलअप करना बाकी है? सबने फिलअप कर दिया है? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई ऐसा तो नहीं जिसका बाकी है? पूरा कंप्लीट हो गया है ना? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट डेट है आज या कल शायद, और साइट वर्क करती नहीं है। तो अगर आपका बाकी हो तो आज आज ही कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अब उसमें बहुत टाइम लगेगा। करो सॉल्व, इसको आंसर निकालो। तुमने इवेंट्स को डिफाइन कर लिया क्या? हेलो, E1 E2 E3 डिफाइन कर लिए? Yes, sir. बताओ E1 क्या होगा? The coin is two-headed. अच्छा, E2? Coin is biased. अच्छा, और E3 भी होगा क्या कुछ? Coin is unbiased. ओ, सबने यही किया है? बोलो, आपका क्या है यहाँ पे? तीन तरह के कॉइन थे, तीनों में से कोई एक कॉइन को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/3। तीन कॉइन है, तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/3। ए मतलब मान लिया आपने, जो आपको गिवन इवेंट है, कॉइन शोस टू हेड, कॉइन शो टू हेड। अब मान लो फर्स्ट कॉइन है टू हेडेड कॉइन, सॉरी, कॉइन शोज हेड नॉट टू हेड। इवेंट है क्या? मान लो कॉइन शोस हेड, जो कि आपको गिवन है, इट इज शो हेड, इट इज गिवन दैट इट इज शो हेड, सो इवेंट ए हो गया। अब सब हर बार की तरह क्या निकालेंगे? A/E1। इसमें कितना आ जाएगा? 1, दोनों तरफ हेड ही है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1। सेकंड में, सेकंड किस टाइप का था? बायस्ड, इसमें हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 75%, 3/4। थर्ड आपका नॉन बायस्ड है, इसमें हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। तो A/E1 E2 E3 आ गया है। E1 E2 E3 भी पता है, पूछा क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ टू हेडेड कॉइन। मतलब क्या पूछा गया है? P Even of upon two. E1 given A has occurred। तो आप इस बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, वैल्यू पुटअप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे अभी तक अपन ने जितने भी किए। तो जेई मेंस 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको कराए मैंने, अब ये जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, देखो हो पा रहा है कि नहीं। आपके सामने ही है, मैंने क्या कहा था आपको, कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आ जाता है। करो ट्राई और आंसर निकालो।
डन एवरीवन, अटेम्प्ट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. क्या आ रहा है ABCD में से? B. Option B. सबका भी आ रहा है? वेरी गुड। अब देखो आपके सामने जेई का क्वेश्चन था, क्या एनसीईआरटी लेवल था कि नहीं था? और 2025 इसी साल आया है। इसलिए मैंने एक चीज हमेशा बोली आपको, हर चैप्टर का इजी लेवल फंडामेंटल आपको करके जाओ, किसी भी चैप्टर से इजी लेवल क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा जो देखो, हो सकता है आपकी शिफ्ट में इस चैप्टर से टफ क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है बहुत इजी भी आ जाए, तो डिपेंड करता है। लेकिन आपको अटेम्प्ट करने के लिए कम से कम फंडामेंटल बेसिक पता होना चाहिए, तभी जाके आप इजी लेवल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाओ। और टारगेट इतना ही है कि इजी लेवल को ही ढंग से अटेम्प्ट करो। 3 तरह के बैग थे, तो तीनों इवेंट्स वही हो जाएंगे, E1 E2 E3। बैग 1 इज सिलेक्टेड, E2 बैग 2 is selected, E3 बैग 3 is selected। इवेंट ए क्या हो जाएगा? इफ द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, गिवन इवेंट बॉल इज व्हाइट, बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, इवेंट ए हो गया। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट केम फ्रॉम बैक टू, मतलब P of E2 निकालना है, A हैज अकर्ड। तो हर बार की तरह फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे बेस थ्योरम का, E2 A by E2, E2 A by E2, और नीचे सबके लिए E1 A by E1, E2 A by E2, E3 A by E3। अब वैल्यू पुटअप कर दो सबके। अच्छा, E1 E2 E3 तीन बैग है, सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3, 1/3. है ना? क्लियर है? Yes, sir. अब A by E2, बैग 2 से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, बैग 2 4 से by 10. 4/10। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। फिर बैग 1 से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 6 by 10. 6 by 10. और बैग 3 से 5 5 by by 10. 10. 5/10। वेरी गुड। इन सबको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर, ठीक है? तो ये आपका बेस है, अंडरस्टूड? Yes, sir. कभी कभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना? तो एक आधा वो भी ट्राई कर लो। एनसीईआरटी का ही थोड़ा सा दिमाग लगाना इवेंट्स को डिफाइन करने में, करो ट्राई। आज कैसे भी करके एनसीईआरटी कर लेना, जिसने अगर कर नहीं रखी हो पहले से। जिसने कर रखी अच्छी बात है, वो मॉड्यूल के बेस थ्योरम के क्वेश्चन ट्राई कर सकता है, लेकिन जिसने एनसीईआरटी नहीं करी वो एनसीईआरटी ट्राई करना।
सोचा आप लोगों ने? इवेंट्स बताओ क्या होंगे E1 E2 वाले, बोलो। इवेंट्स क्या डिफाइन किए? Event for जो भी आपने, diamond card lost. और E2? Event for not a diamond card lost. बाकी लोग? बाकी लोग मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपका बैच बंद कर दूंगा मैं थोड़े टाइम बाद, दिसंबर नवंबर एंड के बाद। फिर आप मैसेज करते रहना, अगर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना, वैसे भी क्रैश कोर्स स्टार्ट करना है मुझे 1 दिसंबर से। रिकॉर्डिंग आ जाएगी ग्रुप में, फिर बस रिकॉर्डिंग देखते रहना। मैं पिछली बार भी मैंने आपको समझा दिया था, जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा मैं एक का नाम नोट डाउन कर रहा हूँ, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको रखना है, बाकी को यूं भी हटा रहा हूँ। नितान, साहिल, रिधिमा, आपको क्या रिस्पॉन्ड करने में दिक्कत है कुछ? बाकी लोगों को भी? ठीक है, देख लो सॉल्यूशन। चैप्टर एंड हो गया आज, लास्ट लेक्चर इसका। यहाँ पे हम 2 इवेंट डिफाइन करेंगे। इवेंट्स क्वेश्चन के हिसाब से ये था, एक कार्ड घूम गया है और बचे हुए कार्ड में से 2 कार्ड निकाले गए हैं, एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। तो आपने इवेंट्स मान लेते हैं E1 E2 और A। ये लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, E2 लॉस्ट कार्ड इज नॉन डायमंड। 2 ही पॉसिबिलिटी है और ये पूरे सैंपल स्पेस को कवर करेगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। लॉस्ट कार्ड डायमंड हो, डायमंड के लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52, दैट इज 1/4। और अगर ये 1/4 है तो E2 के अपने आप कितनी हो जाएगी? 1 - 1/4, दैट इज 3/4। टोटल 13 कार्ड्स होते डायमंड के। इसके बाद इवेंट ए गेटिंग 2 डायमंड, बच्चे हुए पत्तों में से 2 डायमंड निकालना, ये प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी थी। बेसिकली आपको निकालना है, अगर लॉस का डायमंड है तो क्या होगा? A/E1 आपका ये हो जाएगा, A/E2 भी आपका ये हो जाएगा, फिर E1/A के लिए बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ओके, ये बेस थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको एनसीईआरटी करनी है तो आप एनसीईआरटी अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर मॉड्यूल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।